जय हिंद। निफ्टी एकदम से ऊपर गया, धीरे 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 ऊपर तक गया। 22,124 का एक जो लकी नंबर है, अब 22 तारीख आ ही रही है, राइट, तो उसने एक अच्छा खासा हाई बनाया और उसके बाद धड़ एचडीएफसी बैंक द कल्प्रेट जिसने नीचे गिराया बैंक निफ्टी को 2000 पॉइंट और निफ्टी को भी। फिर उसके बाद दोबारा से प्लस इसमें ग्लोबल क्यूज का भी टाइम था। ग्लोबल क्यूज भी कुछ ऐसे हो रहे थे जहां पर ईरान और ये पाकिस्तान का नाटक चल रहा है। अरे यार बंद करो बंद करो, ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट गिर रहा है। अब यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह तो मैंने डाले ही थे। इस बीच में एक आया आईपीओ। अब आईपीओ आया है तो हर बार की तरह एनालिसिस तो करने ही पड़ेंगे कि लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितने लॉट्स और कितना ओवर सब्सक्रिप्शन, कितने लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। Hi everyone, my name is Vibhor Vaishne. I am a SEBI registered research analyst. आज के आईपीओ एनालिसिस में देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स है, बिजनेस मॉडल क्या है, लगाना या नहीं लगाना, वो तो मैं हर बार की तरह बताता ही हूं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने स्क्रीन पे अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूंगा या लाइव सेशन करेंगे, शॉर्ट्स डालूंगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। जैसे हम लोगों ने कल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करे थे, डॉट टू डॉट वहीं से बैंक निफ्टी में एक बाउंस आया। इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप के भी हम लोगों ने एनालिसिस कर रखे हैं। फिर उसके बाद ये मेडी असिस्ट का आईपीओ एनालिसिस करा था, ज्योति सीएनसी का आईपीओ एनालिसिस करे थे, डॉट टू डॉट वहां पर बैठकर गया। ये देखो, मैंने यहां पर वीडियो में बोला था कि 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट होगा और 12% पे ही ज्योति सीएनसी ने अपना डेब्यू किया। देखते हैं जरा आईपीओ का टेबल क्या बोलता है। आईपीओ का टेबल बोलता है ज्योति सीएनसी, ये लिस्ट भी हो गया, एनालिसिस भी डाल दिए, मेडी क्लोज हो गया, एनालिसिस डाल दिए। अब बारी आई ईपैक की और फिर आएगी बारी नोवा की। अब तो आज हम करने वाले हैं ईपैक ड्यूरो के एनालिसिस, देखेंगे कि क्या इनका हिसाब किताब है। इस पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन आ गई। पहले एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल से। पता है बिजनेस मॉडल ना आपको एक क्लैरिटी दे देता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है या नहीं है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, वो सब ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एनालिसिस। इनकॉर्पोरेटेड इन 2019, व्हाट 2019, कोविड से पहले 4-5 साल पुरानी कंपनी है। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड इज एन ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। मतलब जो डिजाइन बनती है उसका फर्स्ट स्टेप जहां से होता है, थर्ड पार्टी वाला नहीं, ये खुद डिजाइन बनाते हैं और आगे लोगों को बेचते हैं। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ऑफ रूम एयर कंडीशनर्स, मतलब जैसे ये एसी लगा हुआ है, आपके घर में लगा होगा, राइट, तो जो घर के एसीज वगैरह होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल नॉट कॉर्पोरेट, जो इंडोर्स होते हैं, उनके लिए ये डिजाइन वगैरह बनाते हैं। The company also manufactures components such as sheet, metal parts, injection modulant parts, cross flows, fans, ये वो वगैरह वगैरह, जो भी एसी वगैरह में that are actively used in production of RACs, RAC यानी रूम एयर कंडीशनर में जो भी पार्ट्स वगैरह लगते हैं, ये उस पर भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर क्या आया, द कंपनी हैज एक्सपैंडेड इट्स बिजनेस इनटू स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस एज वेल। फिर उसके बाद क्या क्या आ गया, डिमांड वगैरह, पर्टिकुलर सीजनल प्रोडक्ट है, ये तो पता है। अब इस टाइम पे दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, भगवान जी ने खुद ही नेचुरल एसी ऑन कर रखा है, जिसके बदले 2-2 3-3 कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड आएगी गर्मियों में, तो ये तो ऑटोमेटिकली सीजनल प्रोडक्ट हो ही गया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ क्या इनके कुछ लिखे नहीं लिखे हैं, मतलब इनके वेंडर्स वगैरह क्या है। द कंपनी हैज 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन देहरादून, सारा ही देहरादून में, D1 D2 D3 3 D4, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन भिवाड़ी राजस्थान। 4 तो हो गए देहरादून में, एक राजस्थान में हो गया। एनुअल कैपेसिटी अभी तक कितनी कितनी आई, 0.90 मिलियन, 0.06, 0.36, 0.42 और 0.1 मिलियन डिस्पेंसर्स, 1.2 हब्स, ये वो इन्होंने कैपेसिटी वगैरह सारी लिख दी। 734 इंप्लॉइज हैं, जिसमें इंजीनियर, ग्रेजुएट, ये वो, मतलब सारे अप एंड डाउन मिलाकर इनके 734 इंप्लॉइज हैं। अब पहले तो जरा बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। सीजनल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली डिमांड अप डाउन तो होगी ही होगी। जैसे जैसे गर्मी आएंगी इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ठंड के टाइम पे जो इनके क्वार्टर्स वगैरह रहेंगे, अक्टूबर क्वार्टर हो गया, जनवरी क्वार्टर हो गया, वो थोड़ा डेफिनेटली डाउन जाएगा ही जाएगा। आगे समझ लेते हैं। पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या क्या एप्लीकेशन का भाव रखा है वो भी देखेंगे, फिर उसके बाद आगे आते हैं।
आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे ट्यूसडे, मंडे को छुट्टी नहीं है, मंडे को छुट्टी नहीं है, ठीक है, फिर ट्यूसडे, यानी 3 दिन तक, मतलब मार्केट की छुट्टी नहीं है, 3 दिन तक आईपीओ ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट आएगी वेडनेसडे को 24 तारीख को, फिर रिफंड्स वगैरह आएंगे 25 तारीख को और शेयर्स भी 25 को, और फिर अगेन 26 तारीख की छुट्टी रहेगी यहां पर, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो 29 को जाके लिस्ट होगा। तो यहां पे 10 दिन का ब्रैकेट बन गया बिकॉज ऑफ हॉलीडेज वगैरह। अब यहां पे T+3 सेटलमेंट तो होता है, पता है T+3 में स्टॉक तो लिस्ट हो रहे हैं, फंड्स अनब्लॉक वगैरह नहीं हो पा रहे, वो एक ट्रबल कर रहा है इन्वेस्टर्स वगैरह को। नेक्स्ट, प्राइस बैंड 10 रुपए की फेस वैल्यू है, अच्छी बात है, पार बैंड पे लेकर आ रहे हैं। प्राइस बैंड रखा 218 से 230, हमेशा इस वाले पे बिड करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार किस पे डाले, जब मैन्युअली डालने की बारी आती है कट ऑफ प्राइस वगैरह पे, हमेशा अपर बैंड डालना है। और मुझे तो लगता है धीरे 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 करके सेबी को ना ये नीचे वाला बैंड बंद ही कर देना चाहिए, वैसे भी ऊपर वाले बैंड पे फिर अंडर राइटर ले ही लेता है। लॉट साइज 65 का। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टोटल इशू साइज 640 करोड़, 400 करोड़ यहां पर इन्होंने फ्रेश इशू रखा है और 240 करोड़ के आसपास इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखा है। अब समझते हैं ये पॉइंट है क्या। वैसे मैंने पहले भी बाकी वीडियोस में समझाया है, दोबारा समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज दोबारा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कहती है कि मुझे फंड्स चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने कहा मुझे फंड्स चाहिए कि मुझे और बिजनेस एक्सपैंड करना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है वगैरह वगैरह। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इक्विटी, इक्विटी, दूसरा ऑप्शन जिसे बोलते हैं डेट या बोल सकते हो लोन। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इक्विटी डाइल्यूट करूंगा, इक्विटी से पैसा उठाऊंगा, तो अच्छी बात यह है कि यहां पर मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि मुझे वापस देना ही देना है। बट अगर मैं डेट से पैसा उठाऊंगा तो मेरी एक लायबिलिटी बनती है कि मुझे पैसा तो देना ही देना है, मुझे इंटरेस्ट भी देना है, मुझे इंटरेस्ट भी देना है, यानी ब्याज, जैसे कि बॉन्ड्स, मॉर्टगेज और प्लेज हो गया, इन सब पर मुझे यहां पर पैसा देना ही देना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कंपनी ने कहा चलो एक काम करते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है जो अभी हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे, अब हम इक्विटी की तरफ चलते हैं। अब इक्विटी की तरफ कंपनी रेडी हो गई, तो इक्विटी के पास वापस से दो पार्ट है, या तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ले लूं, या तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ले लूं, यानी किसी एस इन्वेस्टर से पैसा उठा लूं, बड़े से इन्वेस्टर्स को बोलूं आओ लगा लो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, या मैं मार्केट में लिस्ट करवा लेता हूं, अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लेकर आ रहे हैं। अब लिस्ट करवाने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर ये ओएफएस लेकर आते हैं, मतलब जो पुराने इक्विटी का पैसा था उसको ही दे दिया, तो यहां पे क्या होगा, कंपनी लिस्ट तो होगी क्योंकि ये इसका ही पार है, कंपनी यहां पर लिस्ट तो होगी, बट ये पैसा जो आएगा वो कंपनी के खाते में नहीं जाएगा, वो जाएगा जो अपना माल बेच रहा है। तो यहां पे लिख लो सेलिंग शेयर होल्डर, ये आएगा सेलिंग शेयर होल्डर के पास। दूसरी तरफ ये आ गया फ्रेश इशू, जो फ्रेश इशू का पैसा होगा वो जाएगा कंपनी के रिजर्व्स के अकाउंट में। इनडायरेक्टली क्रक्स क्या है, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए कंपनियां ट्राई करती है मैं लोन ना लूं। दूसरी तरफ अगर इक्विटी में जाओगे, प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो कंपनी लिस्ट नहीं हो पाएगी, और लिस्ट करना है तो दोबारा से अगर ओएफएस जाएगा तो यानी कंपनी का ही कोई माल बेच रहा है, सेलिंग शेयर होल्डर्स हो गया, प्रमोटर हो गया, कोई भी हो गया। बस ये एक रास्ता है जिसमें फ्रेश इशू उठाएगी कंपनी और ये पैसा जाएगा कंपनी के रिजर्व अकाउंट में। तो इनडायरेक्टली लोन लेना, डेट लेना बुरी बात है, अच्छी बात क्यों नहीं है, क्योंकि जो पैट में से माइनस होगा वो यहां पर इंटरेस्ट में जा रहा है। इनडायरेक्टली ये बाहर वाले लोग हैं, इक्विटी वाले जो हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरी तरफ ये पैसा फ्रेश इशू उठाना अच्छी बात है क्योंकि पैसा कहां जा रहा है, कंपनी के पास, यहां पर पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। चलो बोर हो गए होगे, वापस आ जाते हैं। अब आई नो ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है पर समझना जरूरी है। अब यहां पर अच्छी बात क्या है, 640 में से दैट इज ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 65-70% ये जो पैसा उठा रहे हैं वो फ्रेश इशू है, जो कि अच्छी बात है। सिर्फ 20-25-30% के आसपास जो है वो ऑफर फॉर सेल है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक एक लॉट का प्राइस क्या रखा है जी बता दीजिए ताकि हम रेडी हो जाए।
कंपनी कह रही है 230 रुपए के भाव से 65 शेयर्स लोगे तो 14,950 है, 50 रुपए बचेंगे, वो ब्रोकरेज वगैरह में चले जाएंगे, ब्रोकरेज टैक्स और इन सब में चले जाएंगे जब बेचने जाएंगे। रिटेल वालों को 13 लॉट्स यानी 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 13 लॉट्स मिलेंगे, 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो HNI कैटेगरी, और 10 लाख से ऊपर पैसा लगाओगे तो बिग HNI कैटेगरी में जाने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए, अभी 85% है, मतलब ऑलरेडी प्री डाइल्यूटेड तो है ही है, उसमें से भी 20% और डाइल्यूट होके बच जाएगा 65%। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है 72 75, दूसरा 62 65 और लास्ट क्राइटेरिया बिल्कुल लास्ट 50%। इसके नीचे चला जाता है तो मेजर वोटिंग पावर जो होती है, मेजर शेयर होल्डिंग जो होती है वो निकल जाती है। इसलिए मेरा मानना है ये इस कैटेगरी में है तो भी बैलेंस्ड है। फाइनेंशियल्स आ जाओ, शुरू करते हैं फाइनेंशियल्स पे। बताओ भाई कितना कमाया कितना गवाया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और बड़ा करेंगे इसको, चलिए जी आ जाओ। पीरियड एंडेड से शुरू करते हैं। मार्च 2021 फुल ईयर है, मार्च 2022 फुल ईयर, मार्च 2023 फुल ईयर, ये हो गया हाफ तो मल्टीप्लाई बाय 2 लगा दिया। एसेट्स 520 करोड़ के एसेट्स थे जो कि डबल हो गए, वाओ मैसिव ग्रोथ, डबल हो गए, एकदम से हो गए 1076, 40% 35% ग्रोथ दिख रही है 1464, बढ़िया मजेदार। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, एसेट्स ड्रॉप हो गए? ये देखो एसेट्स वापस से आपके पास 1.5 साल पहले चले गए जो मार्च 2022 में थे, पूरा एसेट्स निकाल दिया, पूरा एसेट्स निकाल दिया, लॉस। रेवेन्यू समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। रेवेन्यू 739 करोड़ के एसेट रेवेन्यू थी, यानी सेल्स बढ़ के हो गई 927। यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लग रहा है कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ी, इन्होंने खूब एसी के पार्ट्स वगैरह बेचे, ये हो गया 1540 का, अब रह गया 616, जबकि ये क्वार्टर इनका अच्छा जाना चाहिए, ये क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए, तो ये हो गया 616, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूंगा तो भी कुछ ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं 1300 करोड़, यानी सेल्स भी ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ, बेचते तो जा रहे हो, हाथ में कितना बच रहा है वो बताओ, दैट इज मेन। पता है ये कॉलम क्यों देखना चाहिए? कोविड एरा देख लो, कोविड में सेल्स नहीं हुई बट सैलरीज फिक्स्ड कॉस्ट वो सब तो पे करना है, वो कहां से पैसा आएगा? वो आएगा रिजर्व से। अब रिजर्व्स कहां से आएंगे? जो प्रॉफिट बचता जा रहा है, बचता जा रहा है। जब प्रॉफिट ही नहीं बच रहा तो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700 करोड़ की सेल्स में 7 करोड़ बचे, मार्जिन 1%, बहुत ही बेकार। 927 करोड़ पे सेल करके 17 करोड़ का मार्जिन बचा, 17 करोड़ का प्रॉफिट बचा, हार्डली 2%। आई एम सेइंग हार्डली 18 करोड़ होना चाहिए था वैसा। 1540 करोड़ की सेल्स करी, 31 करोड़ का प्रॉफिट बचा, अगेन 2%। 616 करोड़ की सेल्स करी और अब की बार तो 2% छोड़ो, 1% भी नहीं है, 1% होता तो भी कहीं जाके 6 करोड़ होता। इट्स हार्डली 0.5% डालना पड़ेगा। मार्जिन्स हॉरेबल मार्जिन्स। डेट का स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, आप सोचोगे एक कंपनी जो 1 या 2% के मार्जिन से ग्रो कर रही है, मैं उसमें क्यों पैसा लगाऊं, इंस्टेड में 7% एफडी में डाल देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया है। ये कंपनी 6-7 इससे बेटर तो ये एफडी में डाल दे तो इसको ज्यादा पैसा आ जाएगा, यही सोचोगे। यहां पर एटलीस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स तो निकले, कंपनी 10% 15% से ग्रो करे तो आपको भी मजा आएगा। बोरोइंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, 238 करोड़ के लोन थे जो भी हमने टेबल बनाया था, 150 करोड़ प्लस हो गया 383 करोड़, वापस से 120 110 करोड़ प्लस हो गया 492। अब की बात वापस माइनस हुआ, दैट इज ऑलमोस्ट वापस से यहां पर बोरोइंग्स भी कम हो गई, एसेट्स कम हुए बोरोइंग्स कम हुई, बट एसेट्स कम हुए 400 करोड़ के, बोरोइंग्स कम हुई यहां पर सिर्फ 110 120 करोड़ की। तो ये समझ आता है बोरोइंग्स पे भी काम कर रहे हैं, जो सिर्फ एक अभी तक अच्छी बात निकली है। नेक्स्ट पार्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी 14, समझ आता है अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कम हो गया बिकॉज ऑफ डेट स्ट्रक्चर, डेट टू इक्विटी 1 रेशियो से ज्यादा है, मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए की इक्विटी लगाई है तो कंपनी का डेट है 158, तो ये हो गया 158 डिवाइडेड बाय 100 1.58, ये मतलब है इसका। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.68, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.9, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है 5 साल पुरानी कंपनी के हिसाब से। पैसा उठा रहे हैं, क्या क्या करेंगे बता दो। फंडिंग केपेक्स ऑफ द एक्सपेंशन, सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो हम लोगों ने डिस्कस करा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम और ऑलरेडी 5 यूनिट चल रहे हैं, 4 देहरादून में 1 राजस्थान में, उन्होंने कहा हमें और एक्सपेंशन करना है। चलो हो सकता है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की।
रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, जो हम लोगों ने डिस्कस करा कि ये अच्छी बात है, कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जरा। चलिए जी, अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप वीडियो का इंतजार कर रहे होगे। सीखना है तो यहां तक रुकना पड़ेगा, नहीं सीखना है ऐसे ज़ करके स्क्रॉल करो, एंड में पता लग जाएगा लगाना है या नहीं लगाना। पर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आगे बढ़ना है और जीना है तो सीखना तो पड़ेगा। सिंपल सा रूल यही है। प्राइस बैंड 230 रुपीज पर शेयर लेकर आए हैं। नंबर 1, मार्केट जो गिरा है उसका इंपैक्ट इस पे आएगा। मार्जिन्स कम है, अच्छी बात कि डिमांड है प्रोडक्ट की। नंबर 2 अच्छी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये ओडीएम वगैरह के। उससे भी इंपॉर्टेंट, प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी नजर आ रही हैं। धीरे धीरे मार्जिन्स को आगे पास ऑन करेंगे ना तो मजा आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन तो हिट होगा ही होगा। फ्रेश इश्यू उठा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समवट अराउंड 30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, तो डेफिनेटली इसको 10-15 साल में जाके एक अच्छा खासा लार्ज कैप मिड कैप बनेगा। लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टिंग गेन, बम्पर सब्सक्रिप्शन, बम्पर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना। मैंने मार्जिन क्लियरली दिखा दिए हैं। 230 रुपए के भाव पे समवट अराउंड 8 टू 15 टू 17% के आसपास, 8 टू 17% के आसपास लिस्टिंग एक्सपेक्ट होंगे। अगर ये आपके क्राइटेरिया में फिल करता है कि हाँ मैं 8 से 17% पे खुश हूं, डेफिनेटली अप्लाई करो। आपको लगता है नहीं यार मैं तो खुश नहीं हूं, मुझे तो बम्पर लिस्टिंग गेन चाहिए, तो ये आईपीओ स्किप करो। नेक्स्ट आईपीओ आएगा, जैसे हम लोगों ने टेबल में देखा, और भी मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। ये थे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।